अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मैंने एक ख्वाब देखा और उसमें मैं एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच चुका था जहां चट्टानें हवाओं में फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाब मुझे भूल गया, लेकिन फिर मैंने एक फिल्म देखी और उस फिल्म में बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। चट्टानें हवा में मोहल्लक थी। मैं इस फिल्म को बहुत गौर से देखता गया और सोचता रहा कि चट्टानें सरफेस पर क्यों नहीं गिर रही। क्योंकि जब भी हम अपनी जमीन की तरफ देखते हैं तो हर चीज जमीन की तरफ गिरती है। चाहे आप पत्ते ले लें या आप जहाज से छलांग लगा दें, आप जमीन की तरफ खिंचे आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक मकनातीस लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। अब हम ये तो जानते हैं कि मकनातीस एक फोर्स के जरिए चीजों को अपने पास बुलाता है, खींचता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मकनातीस को जमीन से बदल दिया जाए तो जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और हर चीज जमीन की तरफ एक्सेलरेट करती है। तो क्या जमीन भी कोई फोर्स लगाती है? जी हां, साइंसदानों का यह ख्याल था कि जमीन जो फोर्स हम पर लगाती है, जिस फोर्स से हमें खींचती है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जिसमें हम बॉल फेंक रहे हैं, चाहे खजां के पत्ते गिर रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से हर चीज जमीन की तरफ आती है, एक्सेलरेट करती है, जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी का सबसे पहले हमें 6वीं सेंचुरी में बताया एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम था ब्रह्मा गुप्ता, और उन्होंने हमें बताया अपनी किताब द ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स में कि चीजों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है जिसे आज हम ग्रेविटी कहते हैं। और उसके बाद आए मुसलमान साइंसदान 9th सेंचुरी में जिनका नाम था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, और उन्होंने भी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हेवनली बॉडीज यानी स्पेस में जितने भी चीजें हमें नजर आती हैं उनके दरमियान भी ग्रेविटी या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार फरमा है। इब्नुल हैथम को ले लीजिए। इब्नुल हैथम ने, जो कि एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स मुकालमों में डिस्कस किया कि दो मैसेज के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो उनको एक्सेलरेट करवाती है। उन्होंने इसका नाम ग्रेविटी तो नहीं रखा, लेकिन उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जो कि दो मैसेज के दरमियान होती है। फिर हम आते हैं अल खजीनी की तरफ, जिन्होंने अपनी किताब द बैलेंस ऑफ विजडम में फोर्स, मैस और वेट के ताल्लुक का बताया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो जो हम जमीन के सेंटर से दूर होते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और अगर हम उसके सेंटर के पास जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। गोया कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत से मुकालमे लिखे, किताबें लिखी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया। लेकिन हमें आज जब ग्रेविटी के बारे में बताया जाता है तो शुरू किया जाता है गैलीलियो से, जबकि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट गैलीलियो से पहले मौजूद था। और गैलीलियो ने जो सबसे अहम पॉइंट उठाया, उनका ये कहना था कि दो मैसेज अगर आप एक टावर से नीचे फेंकेंगे और हवा मौजूद ना हो यानी वैक्यूम हो, तो वो दोनों एक ही वक्त में जमीन पर गिरेंगे, चाहे एक का मैस ज्यादा हो और एक का मैस कम हो। ये बिल्कुल डिफरेंट था ओल्ड आइडिया से, जिसमें हम समझते थे कि ज्यादा मैस वाली चीज जल्दी जमीन पर गिरेगी और कम मैस वाली चीज देर से गिरेगी। गैलीलियो ने कहा कि हवा की वजह से, हवा की फ्रिक्शन की वजह से दोनों मैस एक वक्त पर जमीन पर नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर आप हवा को खत्म कर दें, वैक्यूम में आ जाएं, तो आप एक भारी चीज और एक हल्की चीज को फेंकें हाइट से, तो वो जमीन पर एक ही वक्त पर आकर लगेंगे। और उनके इस एक्सपेरिमेंट को वाज़ह करने के लिए मैं आपको इस अम्ब्रेला की एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको यहाँ पे दो अम्ब्रेला दिखा रहा हूं जिनका मैस बराबर है, लेकिन एक को हम खोलकर हाइट से नीचे फेंकेंगे और दूसरी को बंद कंडीशन में फेंकेंगे, तो आपके ख्याल में पहले जमीन पर कौन सी अम्ब्रेला कर लगेगी? तो आप कहेंगे लेफ्ट वाली अम्ब्रेला, क्योंकि वो बंद थी और इस वजह से वो जल्दी आकर जमीन पर लगेगी। लेकिन अगर इन दोनों अम्ब्रेला को हम चांद पर ले जाएं जहां पर वैक्यूम हो और वहां पर फेंकें, तो ये दोनों अम्ब्रेला एक ही वक्त पर जमीन पर, चांद की जमीन पर या चांद की सरफेस पर आकर टच करेंगी, क्योंकि वहां पर एयर मौजूद नहीं है जो कि इनको लिफ्ट करे।
और लिफ्ट करने के लिए राइट अम्ब्रेला बहुत मौजू है क्योंकि एयर ज़्यादा उस पर एक्ट कर सकती है और उसे ऊपर उठाकर रख सकती है, लिफ्ट कर सकती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगी, जबकि बाईं तरफ की अम्ब्रेला फौरन नीचे आएगी क्योंकि उस पर एयर की रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। यही चीज़ प्रूव की अपोलो 1971 के मिशन ने, जिसमें चांद पर पहली मर्तबा जब इंसान गया तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक हथौड़ी और एक पर को चांद की सतह पर गिराया और उन्होंने देखा कि वो दोनों एक ही वक्त पर चांद की सतह से टकराए, जिसकी आज वीडियो भी मौजूद है। तो जिससे गैलीलियो के अजम्पशन की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुई कि अगर एयर मौजूद ना हो तो दोनों चीज़ें एक ही वक्त में ज़मीन से या चांद की सरफेस से टकराएंगी। इसके साथ साथ गैलीलियो का दूसरा बड़ा सवाल यह था कि जब कोई चीज़ ज़मीन पर गिरती है तो क्या वो एक्सेलरेट करती है या वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ज़मीन से आकर हिट करती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक बॉल लें और उसे ज़मीन से सिर्फ 1 फुट के फासले पर गिराएं तो ज़मीन पर आपको, अगर ज़मीन पर टाइलें लगी हुई हैं तो आपको बहुत थोड़ी सी टाइल, शायद एक टाइल लगे कि वो टूटी हुई है। लेकिन अगर इस बॉल को आप बुर्ज खलीफा पर ले जाएं और वहां से गिराएं, बहुत ऊंची इमारत से गिराएं, तो ये आकर जब ज़मीन से लगेगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइलों को तोड़ेगी। इसका मतलब ये है कि इसने मोमेंटम के साथ स्पीड भी गेन की है। तो फिर जब हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो क्या बॉडीज एक्सेलरेट करती हैं या कांस्टेंट स्पीड के साथ फॉल करती है? तो इस एक्सपेरिमेंट में तो हमें लगता है कि जब हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो बॉडीज एक्सेलरेट करती हैं, वो स्पीड गेन करती हैं। और इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए गैलीलियो ने एक रैंप बनाया। मैं आपको उनका एक्सपेरिमेंटल डिवाइस जो कि रैंप था यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और वो एक बॉल रखते थे यहाँ से और उस बॉल का टाइम नोट करते थे। टाइम नोट करने के लिए स्टॉप वॉच तो उनके पास मौजूद नहीं थी, लेकिन वो पानी भर भर कर गिलास में नोट करते थे टाइम और फिर देखते थे कि क्या एक ही टाइम में बॉल ने एक जैसा फासला तय किया है ग्रेविटी के अंडर या बॉल ने सेम टाइम यूनिट में मुख्तलिफ फासला तय किया है। तो मैं आपको एक बॉल दिखाता हूँ। अगर इस बॉल को देखें तो 1 सेकंड के बाद ये इधर होगी, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पर होगी। अब इस सेकंड में आप देखें इसका फासला ज़्यादा हो गया, इस सेकंड में इसका फासला ज़्यादा हो गया, इस सेकंड में देखें तो आप देखें यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा फासला तय किया और इससे हमें ये लगता है कि ये एक्सेलरेट करती है। लेकिन गैलीलियो के पास ना तो कैमरे थे और ना ही वो बॉल को बहुत हाई डेफिनेशन में देख सकते थे। तो उन्होंने यहाँ पर ये रैंप बनाया और इस रैंप के जरिए उन्होंने नोट किया कि गेंद हर सेकंड में ज़्यादा फासला तय करती है। तो आप देखिए पहले सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचती है, दूसरे सेकंड में दूसरी घंटी तक, ये घंटी है, तीसरे सेकंड में यहाँ तक, इस घंटी तक पहुँचती है, फिर ज़्यादा फासला तय करती है, फिर उससे भी ज़्यादा फासला तय करती है, फिर उससे भी ज़्यादा फासला तय करती है। तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा और छठे सेकंड में वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो फॉलिंग बॉल्स हमें यहाँ से नजर आता है कि एक्सेलरेट करती हैं। और जब उन्होंने एक्सेलरेशन को न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाता है। पहले 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 9 हो गया, 16 हो गया, 25, 36, 49। इसका मतलब यह है कि हर टाइम यूनिट में डिस्टेंस स्क्वायर में बढ़ रहा है। पहले सेकंड में 1, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, चौथे में 4 का स्क्वायर, पांचवें सेकंड में डिस्टेंस बढ़ रहा है 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हर सेकंड के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम अंडर ग्रेविटी, वो स्क्वायर के साथ रिलेशन रखता है। लेकिन अगर आज यही एक्सपेरिमेंट हम डिजिटल ग्रेविटी मीटर के साथ करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर एक ग्रेविटी मीटर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर एक चैम्बर है और इसमें वैक्यूम है। तो हमने वैक्यूम में ग्रेविटी को मेजर करना है और अंदर एक फ्रीली फॉलिंग मैस है, समझ लें कि एक बॉल है जो कि फ्री फॉल करती है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर के साथ, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर हम इसकी सिमुलेशंस देखते हैं। तो जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो हमारे पास जो ग्रेविटी आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखा रहा हूँ ग्रेविटी की। ग्रेविटी के नंबर्स इससे आगे भी जाते हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद, लेकिन ग्रेविटी बदलती भी रहती है। अगर बारिश हो तो ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा भी ग्रेविटी कशिश शकल बदलती रहती है, जिसे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वेट बराबर होता है मैस इंटू ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी बदल रही है तो हमारा वेट भी बदल रहा है। अगर आप ज़मीन पर मौजूद हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो वेट होगा, अगर आपका मैस 100 kg है और मैस आपका ज़मीन पर
चांद पर, कायनात में हर जगह पर एक जैसा होगा, क्योंकि मैस का मतलब है कि आपके अंदर कितना मैटर मौजूद है, तो वो तो नहीं चेंज होने जा रहा है। लेकिन जिस प्लेनेट पर आप खड़े हैं उसकी ग्रेविटी चेंज हो सकती है, तो इसलिए वेट चेंज हो सकता है लेकिन मैस चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका वेट होगा 980 न्यूटन, लेकिन अगर आप चांद पर चले जाएंगे तो आप स्मार्ट हो जाएंगे, आपका वेट 162.2 न्यूटन होगा। आपको बज़ाहिर खुशी होगी कि मेरा वेट कम हो गया, क्योंकि चांद की ग्रेविटी ज़मीन से 1/6 हिस्से है, 6 गुना कम है। इसी तरीके से अगर आप 100 केजी के हैं और आप ज़मीन पर 100 केजी के हैं, तो जब आप वीनस पर जाएंगे तो आप 90 केजी के होंगे, क्योंकि वीनस की ग्रेविटी कम है ज़मीन से। अगर आप मरकरी पे जाएंगे तो 37 केजी के होंगे, लेकिन अगर आप जुपिटर पे जाएंगे तो जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है ज़मीन से, तो आप 236 केजी के होंगे। तो हर जगह पर आपका वेट बदलता जाएगा, लेकिन इन तमाम सियारों पर आपका मैस एक जैसा ही रहेगा। एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ग्रेविटी बढ़ती जाती है, हमें ग्रेविटी ज़्यादा फील होती है, और ग्रेविटी की वजह से अंडर ग्रेविटी अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो भी ज़्यादा करेंगे, और उसकी वजह यह है कि हमारे पैरों के नीचे मैस डेंसिटी ज़्यादा है, और मैस डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें ग्रेविटी ज़्यादा फील होती है। तो जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी आपको ज़्यादा फील होगी, लेकिन अगर पहाड़ों को अलग करके आप स्पेस में तैरते हुए ऊपर जाएं तो आपको ग्रेविटी कम फील होगी। ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ कम होती है, और उसकी वजह हमें बताई एक बहुत मशहूर साइंसदान आइजैक न्यूटन ने एक फार्मूला दिया जिसमें हम दो चीज़ों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी को मेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो मैस हैं, M1 M2। ये दो प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, दो इंसान भी हो सकते हैं, ज़मीन और इंसान भी हो सकते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मेजर करने के लिए न्यूटन हमें एक फार्मूला दिया जिसमें आपको R² नज़र आ रहा है, जो कि गैलीलियो का काम था। यहाँ पर आपको G एक कांस्टेंट भी नज़र आ रहा है, जिसे न्यूटन ने लगा तो दिया, यूज़ तो कर लिया अपने फार्मूले में, लेकिन इसकी वैल्यू उसको नहीं पता थी, और साथ ही M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैस डिवाइडेड बाय R² और G एक कांस्टेंट है जो कि इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए यूज़ किया है, लेकिन इसकी वैल्यू न्यूटन नहीं निकाल सके। और इसे हमें नज़र आ रहा है कि तो जो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा उसके स्क्वायर से, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि R² डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस फार्मूले ने बहुत से सवालों के जवाब दिए। मसलन ज़मीन पर एप्पल क्यों गिरता है, चांद ज़मीन के गिर्द क्यों घूमता है, और ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है, प्लैनेट सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं, जब हम स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी कम क्यों होती है, ज़मीन पर ग्रेविटी वेरी क्यों करती है, गैलेक्सीज क्यों स्पिन करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि इस सिंपल फार्मूले से हम बयान कर सकते हैं। तो न्यूटन ने एक माइंड ब्लोइंग किस्म का फार्मूला दिया, और उस फार्मूले को उन्होंने जो परसीव किया वो चांद की मूवमेंट से, ज़मीन पर एप्पल गिरने से, सेब गिरने से परसीव किया है। लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत से थॉट एक्सपेरिमेंट भी किए। वो सोचते थे कि चांद ज़मीन के गिर्द क्यों घूमता है, तो उन्होंने सोचा कि अगर एक बहुत बड़ी कैनन हो और उससे मैं आहिस्ता से थोड़ी फोर्स लगाकर एक गोला फायर करूं तो वो बहुत करीब गिर जाएगा। अब अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊं तो थोड़ी दूर जाएगा, हत्ता कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो वो ज़मीन की ग्रेविटी से दूर चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता हूं जब मैं बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड फोर्स लगाऊं कि ज़मीन की ग्रेविटी और जो मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो इस तरीके से मैनेज कर सके अपने आप को, इक्विलिब्रियम में आए कि वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर दे। वो जब भी ज़मीन पर गिरने की कोशिश करे तो ज़मीन कर्व कर जाए और वो हमेशा महसूस हो कि ज़मीन पर गिरा, लेकिन वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। अगर इस गोले की स्पीड कम होगी तो फिर ये ज़मीन की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेगी, और अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये सीधा निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमती हैं, और उनकी जो स्पीड है या उनकी जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना वो ज़मीन के मदार के अंदर भी आ सकती हैं और ज़मीन को छोड़ के दूर भी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से जब भी हम ज़मीन को देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि चांद की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से बहुत कम है। तो यहाँ पर हम जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेजर करें तो मैं M1 हूँ और ज़मीन M2 है, और ज़मीन की कोर से लेकर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और हम इजीली न्यूटन के फॉर्मूले से ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप चांद की ग्रेविटी को भी निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूटन का फॉर्मूला में ये भी बताता है कि ज़मीन पर ग्रेविटी एक जैसी नहीं है।
मसलन अगर ज़मीन को देखें तो ज़मीन की शक्ल बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती, बल्कि ज़मीन क्योंकि रोटेट करती है इसलिए साइड से ये बल्ज करती है, बाहर की तरफ निकलती है, इसकी तोंद बाहर की तरफ होती है, जबकि पोल्स की तरफ ये छोटा रेडियस रखती है। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि ये रेडियस छोटा है सेंटर से, तो इस वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आर रेडियस डिनोमिनेटर में आता है। लेकिन अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं तो यहाँ पर रेडियस बड़ा है ज़मीन का, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम मुझे फील होगी इक्वेटर पर, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में आता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इक्वेटर पे हैं, आप श्रीलंका में हैं, आप मलेशिया में हैं, आप इक्वेटर पर मूव कर रहे हैं, तो आपको जो ग्रेविटी फील होगी वो सपोज करते हैं 9.78 न्यूटन पर केजी महसूस होगी, और उसके लिहाज से आपका वेट 978 बनेगा। लेकिन जो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप यूके में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे ग्रेविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर 9.81 ग्रेविटी है, तो उसके साथ आपका जो वेट है वो 981 हो गया, यहाँ पर 9.83 है, तो अब आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए आप परेशान हो जाएंगे जब भी आप यूरोप की तरफ जाएंगे। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि पोल्स पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है, और उसकी वजह मैंने आपको रेडियस बताया है, जो कि हमेशा स्क्वायर में डिनोमिनेटर में आता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब कोर पर अगर हम किसी तरीके से चले जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सिमुलेशन से लिए गए रिजल्ट दिखा रहा हूँ, फ्री फॉल के या आप कह सकते हैं ग्रेविटी के। तो अगर ज़मीन की जो अंदर की डेंसिटी है उसको कांस्टेंट रखा जाए, उसको लीनियर रखा जाए, उसके मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए जाए, तो हमारे पास ग्रेविटी की ये ग्राफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर ग्राफ में कोर पर आपकी ग्रेविटी ज़ीरो होती है। कोर पर आप चले जाएं तो आपको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी, आपकी एक्सेलरेशन नहीं होगी टुवर्ड्स कोर, क्योंकि आप पहले कोर पर मौजूद हैं, तो ग्रेविटी भी ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाएंगे तो इनिशियली ग्रेविटी बढ़ेगी, आउटर कोर तक ग्रेविटी बढ़ेगी, और वहाँ पर आप देखें तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर 1G पर पहुँच चुके हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर पहुँच चुके हैं, और बाहर तक, ज़मीन के बाहर तक यहाँ पर 1G रहेगी। फिर आप स्पेस में जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखें ये स्पेस में आपके पास कम होना शुरू होगी, और यहाँ पर आपको न्यूटन का फॉर्मूला भी नजर आ रहा है जो आर स्क्वायर से डिके करवाता है। लेकिन ज़मीन के अंदर जो ग्रेविटी है उसका ग्राफ ये है। तो अगर सपोज मैं कोर पे हूँ तो मुझे 0G फील होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं कोर से दूर जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा ग्रेविटी फील होगी। और एक टाइम ऐसे आएगा जब मैं लोअर मेंटल के पास होऊंगा, यहाँ पर होऊंगा, और इस जगह पर मुझे अपर मेंटल में ज़मीन की सरफेस पर 1G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फील होगी। लेकिन फिर जब ज़मीन की सतह से मैं दूर जाना शुरू होऊंगा तो फिर ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्रेविटी का एक मुकम्मल चार्ट है, और इसको फ्री फॉल इसलिए कहते हैं, जो कि हम अगली आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स एक हैं। तो इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है। तो जब हमने दुनिया का ग्रेविटी मॉडल बनाना था, ग्रेविटेशनल फील्ड मॉडल बनाना था, तो 2002 में नासा ने ग्रेस मिशन भेजा, जो कि 2 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल था, और वो ज़मीन की मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बना रहा था ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड मॉडल ज़मीन का बना सके, देख सके कि कहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है और कहाँ पर ग्रेविटी कम है। तो उन्होंने जो हमें मॉडल बनाया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, और जो ब्लू कलर है वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो मिली गैल्स हैं। गैल्स गैलीलियो से लिए गए थे। ये एक छोटा यूनिट है ग्रेविटी का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ग्रेविटी ज़्यादा है और बीच में इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें आपको ज़्यादा ग्रेविटी नज़र आ रही। तो ये क्या वजह है कि यहाँ पर बीच में आपको क्यों ज़्यादा ग्रेविटी नज़र आ रही। तो जब हमने इनको गौर से देखा तो हमें पता चला कि जहाँ पर ट्रेंचेज हैं, समंदर में बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरीके से मैं आपको मेरीना ट्रेंच दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत गहरी जगह है, हमारी दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा गहरी जगह, यहाँ पर आपको ग्रेविटी कम नज़र आएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको पहाड़ी सिलसिले नज़र आते हैं वहाँ पर आपको ग्रेविटी ज़्यादा नज़र आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये समुद्री इलाका होगा, ट्रेंचेज होंगी, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके आपको मिल रहे हैं। तो ग्रेस ने एक और ग्रेविटी मॉडल भी दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेड कलर के जो हिस्से हैं जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा वो बाहर निकाल दिए, और जहाँ पर ग्रेविटी कम है उनको अंदर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन की शक्ल फिर इस तरीके से नज़र आएगी। अगर हम ग्रेविटी की ऐनक को लगा कर देखें तो हमें ज़मीन ऐसी नज़र आएगी, जहाँ जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पर बाहर की तरफ निकली हुई है ज़मीन एक, और जहाँ पर ग्रेविटी कम है वहाँ से अंदर गई है। तो ग्रेविटी मॉडल आपको ऐसे नज़र आता है। और इसमें और भी बहुत से फैक्टर यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्ट भी यूज़ होती है, पानी कितना है ज़मीन के नीचे, आइस कंटेंट कितना है,
और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी ज़मीन की हर जगह पर वेरी करती है। ग्रेविटी के फॉर्मूले में जी आता था, जिसे न्यूटन ने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन उसको कैलकुलेट किया एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश 1797 में। और उनका ऑपरेटर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक टॉर्शन बैलेंस है जिसमें आपके पास दो बड़ी बॉडीज लगी हुई हैं और उनके साथ हमने दो छोटी बॉडीज लगा दी हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ अरसे में कि छोटी बॉडीज और बड़ी बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, क्योंकि छोटी बॉडी बड़ी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती थी। इस पूरे डिवाइस में कोई एयर नहीं, एयर को मिनिमाइज किया गया, डस्ट को मिनिमाइज किया गया। ऑब्जर्वेशन के लिए दो ग्लासेस लगाए गए, बाहर से बैठकर कैवेंडिश एग्जामिन करते थे और उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद 4 मिलीमीटर छोटी बॉडी बड़ी बॉडी के करीब चली गई, जिससे उन्होंने फर्दर कैलकुलेशन की। आज हम इस अपरेटस को मिरर की मदद से लाइट को शाइन करके भी इसकी डिफ्लेक्शन देख सकते हैं और उसके जरिए आने वाले साइंसदानों ने जी को कैलकुलेट किया। तो जी हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिली। और अभी मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रेविटी वेरी करती है, पहाड़ी सिलसिलों पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, पोल पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। तो मैं अगर अंदाज़ा लगाना चाहूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ होगी, पहाड़ी इलाके कहाँ हैं, शुमाली इलाकों में। और शुमाली इलाके तो हमारे शुमाल में है, यानी हमारे नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में तो जाते जाएंगे तो ऐसा ऐसा वैसे ही ग्रेविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी वो कौन से होंगे। वो हमारे शुमाली इलाके होंगे जहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, जिससे हिमालयाज। तो हिमालयाज अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब भी अगली मरतबा आप नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करें तो आप जान लें कि वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है और वहाँ पर आपका वज़न भी ज़्यादा होगा। बहुत कम फ़र्क होगा, लेकिन अगर आप मेजर करके जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर जाकर आपका वज़न ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी हिमालयाज़ की पहाड़ियों पर है। वो सिलसिले जो हमारे मुल्क में आते हैं वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ब्लू कलर वो हैं जहाँ पर आपको सबसे कम ग्रेविटी मिलेगी। सबसे कम ग्रेविटी के हिस्से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी कम है, सी में कम है, लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ों के साथ भी आपको कई जगह ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पहली वीडियो है ग्रेविटी की सीरीज़ की, आगे और वीडियोस भी आएंगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।